हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस पर, जहां की सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम पढ़ेंगे। और ये क्लास हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो क्वेश्चन नेट की परीक्षा में आए हैं उसी से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल भी आपके लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, देखिए इसमें कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ तो दी हैं एक और काव्य पंक्तियाँ और दूसरी ओर है उनकी रचनाकार। तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है और सही सुमेल करना है कि कौन सी काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। इसमें जैसे पहली काव्य पंक्ति देखते हैं, यह लिखी है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति बतानी है किसके द्वारा यह कही गई है। ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। ये पंक्ति है निराला जी की, जिन्होंने कहा है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दूसरी पंक्ति है, देखिए, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। यह पंक्ति कही है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा जी की यह पंक्ति है। अगली पंक्ति है, रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। यह पंक्ति किसकी है? जो कि एक बिल्कुल निराली बात कहते हैं। वो कौन है? अज्ञेय जी, जिन्होंने अलग तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत किया है। कौन है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की यह पंक्ति है। अगली पंक्ति है, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। पंक्ति क्या है कि बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। यह पंक्ति किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो पहली पंक्ति है निराला जी की, दूसरी पंक्ति है महादेवी वर्मा की, तीसरी पंक्ति है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, और जो चौथी पंक्ति है डी वाली, वह लिखी है प्रसाद जी ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम बताना है। एक तो आपको इसमें प्रकाशन काल की दृष्टि से इन रचनाओं का सही क्रम पता चल जा रहा है, और दूसरा आपका एक क्वेश्चन और इसमें बन रहा है। वो क्या बन रहा है कि आपको हरिवंश राय बच्चन की विभिन्न रचनाओं के बारे में पता चल जा रहा है। मतलब इनकी एक के अतिरिक्त बहुत सारी रचनाएं यहाँ पर आपको पता चल जा रही हैं। ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की ही हैं। तो देखिए, इनका देखते हैं सही क्रम। सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर देखिए इसमें है ऑप्शन डी वाला। पहले निशान निमंत्रण का प्रकाशन हुआ था, फिर मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। और दूसरा इस बात क्या है कि इसके साथ ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की ही हैं। यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों का संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो ये पंक्तियां हैं किसकी हैं? सबसे पहली बात की, ये पंक्तियां किसकी हैं? सारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ये कथन हैं। अब उन्होंने अलग अलग कथन अलग अलग कवियों के बारे में कहे हैं। कौन सी कथन किस कवि के बारे में कहा है, यह आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला कथन है इनका, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावना के रंग में देखा है। किसके बारे में यह कहा है अज्ञेय जी ने? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह कथन है शुक्ल जी का। कथन ये सारे शुक्ल जी के ही हैं। तो यह कथन शुक्ल जी का किसके लिए है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए उनका यह कथन है। दूसरा कथन है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। यह कथन शुक्ल जी का किस कवि के बारे में है? यह है महादेवी वर्मा के बारे में। कवयित्री जो महादेवी वर्मा है, इनके बारे में यह इन्होंने कहा है। अगला कथन है, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मजगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। अब यह कथन इन्होंने किसके लिए कहा है? सुमित्रानंदन पंत जी के लिए। पंत जी के लिए शुक्ल जी का यह कथन है। फिर अगला कथन है, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के
मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। अब यह पंक्ति इन्होंने किसके लिए कही है? यह पंक्ति कही है इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने मानवतावादी रचनाएं भी लिखी हैं, प्रगतिवादी रचनाएं भी लिखी हैं, छायावादी रचनाकार के रूप में ही ये प्रसिद्ध हैं, लेकिन प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं भी इनकी मिलती हैं, नवमानवतावाद से संबंधित रचनाएं भी मिलती हैं। तो अभी आपसे और अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं भी इनकी हैं, तो इसलिए अब आपसे यहाँ पर अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं पूछी हैं। कौन रचना ऐसी है इनकी जिस पर कि अरविंद दर्शन का प्रभाव है? जैसे रचना है, देखिए, गुंजन है, सौवर्ण है, अगली रचना का नाम है रजत शिखर और एक रचना का नाम है ग्राम्य। इसमें जिस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है वह आपको बताने हैं। तो ऑप्शन देखिए बी इसके लिए राइट आंसर है, ऑप्शन बी, जिसमें दूसरा और तीसरा आते हैं। दूसरा कौन सा आता है? सौवर्ण इनकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, और रजत शिखर, ये सारी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की ही हैं, लेकिन इसमें क्या बताना है? जिस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। ठीक है, तो किस पर है अरविंद दर्शन का प्रभाव? सौवर्ण पर है और रजत शिखर पर, इन दो रचनाओं पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर जो ये रचनाएं दी हैं इनका सही अनुक्रम बताना है। अब इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रकाशन वर्ष के आधार पर कौन सी है? मधुशाला, एकांत संगीत और सतरंगिनी और मिलनयामिनी, ये सारी ही रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की। सारी ही रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। इनका जो प्रकाशन वर्ष है वह है मधुशाला, फिर एकांत संगीत, सतरंगिनी और उसके बाद मिलनयामिनी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इनका अनुक्रम बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी। प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी पहले एक नेट की परीक्षा में आए हुए हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद तो एक महान लेखक हैं, इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध छायावाद के एक स्तंभ हैं ये, तो इनकी रचनाएं आएंगी ही आएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। फिर यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, जिसमें ऑप्शन ए सही है। पहले झरना आती है, फिर अनामिका, पल्लव और उसके बाद निहार। झरना, अनामिका, पल्लव और निहार। अगला प्रश्न है, निम्न में ऋतु संहार के रचयिता हैं। यहाँ पर ऋतु संहार एक रचना का नाम दिया है, इसके रचनाकार बताने हैं कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक या गुरु भक्त सिंह। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, श्रीधर पाठक की रचना है। श्रीधर पाठक की रचना ऋतु संहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित इनको करना है। देखिए पहली रचना इसमें क्या है? पहले लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना यहाँ से बतानी है कि कौन सी इनकी रचना होगी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी होगी? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन 4 नंबर है, दिल्ली, इनकी रचना है। दूसरे लेखक है रामकुमार वर्मा, और रामकुमार वर्मा की जो रचना है, प्रसिद्ध रचना इनकी एकलव्य है। अगले लेखक है रामनरेश त्रिपाठी, इनकी प्रसिद्ध रचना है पथिक। और फिर आते हैं केदारनाथ सिंह, जिनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है जमीन पक रही है। तो इस प्रकार ये सारा सही सुमेल हो गया है रचनाओं का। देखते हैं फिर अगला प्रश्न इसके बाद, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। फिर ये कविताएं हैं और उनकी रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। और देखिए पहला है ए में, नदी की बांक पर छाया, ये रचना का नाम है, कविता है। ठीक है, तो नदी की बांक पर छाया, ये रचना किसकी है? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। दूसरा है आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। अगली रचना आती है ठंडा लोहा, जो रचना है धर्मवीर
भारती की। और लास्ट रचना है कुआनो नदी, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? प्रगतिवादी मूल्य कौन से नहीं है, यानी कि प्रगतिवादी काव्य में जो हमें नहीं दिखाई देते हैं या वहाँ पर जो नहीं माने गए, नहीं वाले आपको ध्यान देना है कि आपसे नहीं पूछा है अभी यहाँ पर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 और 4। तो व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध और एकेश्वरवाद बताए हैं यहाँ पर ऑप्शन। तो जो नहीं है वो कौन से हैं? पहला यानी कि व्यष्टि चेतना और चौथा यानी कि एकेश्वरवाद। इसके अतिरिक्त यथार्थ चेतना का इसमें है वर्णन और इतिहास बोध भी हमें मिलता है प्रगतिवाद में, क्योंकि इतिहास से संबंधित बहुत सारी रचनाएं हैं और यथार्थ पर आधारित भी रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन एकेश्वरवाद का समर्थन नहीं है, व्यष्टि चेतना नहीं है, तो ये इसके लिए गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से युग्म सही हैं? सही बताने हैं, अब कौन से युग्म हैं जो कि सही हैं। जैसे यहाँ दिया है विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया इसे एक खंड काव्य बताया है, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य और जय भारत मुक्तक काव्य। तो जो युग्म सही है वह आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं? ए के अंतर्गत आते हैं विष्णुप्रिया खंड काव्य विधा की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना, और दूसरा है सिद्धराज खंड काव्य विधा की है, गुप्त जी की रचना, और तीसरा जो साकेत है महाकाव्य, यह महाकाव्य विधा की रचना है। साकेत तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, तो महाकाव्य विधा की रचना है, ये आपको पता ही होगा। तो इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा इसके अंतर्गत आ रहे हैं। जो जय भारत है इसका गलत है, ये मुक्तक काव्य नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो कुछ रचनाएं यहाँ पर दी हैं, इनमें से कौन सी रचना है जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की है? पहली रचना का नाम है सिपाही, दूसरी है आर्द्रा, दैनिकी और पुष्प की अभिलाषा। तो यहाँ आपको से है, मतलब कि जिसका संबंध जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है वह आपको बतानी है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कहीं पर नहीं पूछा जाता है और कहीं पर है पूछा जाता है, पर जब हम एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर थोड़ा हमारा माइंड इस प्रकार का हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्वेश्चन में, जिस वजह से है को नहीं और नहीं को है देख लेते हैं, जिससे कि हमारे विकल्प गलत हो जाते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि है या नहीं क्या पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। पहला और चौथा क्या है? चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। पुष्प की अभिलाषा तो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी, माखनलाल चतुर्वेदी की, और आर्द्रा ये भी प्रसिद्ध रचना है, जिसके अंतर्गत दूसरा यानी कि आर्द्रा और पुष्प की अभिलाषा आते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं आर्द्रा और पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा है? जो कि शुक्ल जी की रचना किसकी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। स्नेही इनका उपनाम है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्नेही के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है गया प्रसाद शुक्ल जी को, गया प्रसाद शुक्ल को। अब इनकी जो रचना नहीं है वह बतानी है आपको। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है, स्वप्न इनकी रचना नहीं है। कृषक क्रंदन, कुसुमांजलि, प्रेम पचीसी ये रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल जी की हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया इसके लिए। अगला प्रश्न है दोनों का हठ था दुर्निवार। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? तो अब देखिए एक क्वेश्चन आपको क्या पता चल गया यहाँ पर कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? कामायनी से, कि दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, यह पंक्ति ली गई है कामायनी से। अब यहाँ पर आपको इसमें आशय बताना है, मतलब कि क्या इसका अर्थ रहा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। इसमें क्या है कि देव और दानव दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। अगला है, मैं निर्भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत
उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है? यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। यहाँ पर क्वेश्चन डबल हो गया है। कभी कभी केवल यह पूछा जाता है कि यह पंक्ति किसकी है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है महादेवी वर्मा की पंक्ति है और उनके काव्य संग्रह का नाम यहाँ पर पूछ लिया है। तो राइट आंसर बताना है, निहार की है, रश्मि, नीरजा या फिर सांध्य गीत। मैं नीर भरी दुख की बदली। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति ली गई है इनकी रचना सांध्य गीत से। ठीक है, इनकी रचना है सांध्य गीत। सांध्य गीत से यह ली गई है, मैं नीर भरी दुख की बदली। अगला प्रश्न है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इस्तिहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? अब यहाँ पर देखिए कवि का नाम पूछा है कि यह पंक्ति किस कवि की है। पंक्ति क्या है? और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इस्तिहार उतार लिए गए हैं, इसमें जिसमें कल आदमी अकाल था। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सुदामा पांडे धूमिल की यह पंक्ति है। सुदामा पांडे धूमिल की यह पंक्ति है। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? 1934 ईस्वी में, 1935 में, 1936 में या 1937 में? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में राम की शक्ति पूजा की रचना हुई, जो कि किसकी रचना है? निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ कुछ काव्य पंक्तियाँ दी हैं और उनके रचनाकारों के साथ इनको सुमेलित करना है कि किसके द्वारा यह काव्य पंक्तियाँ लिखी गई हैं। इसके लिए देखिए पहली काव्य पंक्ति है, मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं ईजाद करता हूँ। पंक्ति है, मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं ईजाद करता हूँ गाली। यह पंक्ति किसने लिखी है? श्रीकांत वर्मा की यह पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। यह पंक्ति लिखी है सुदामा पांडे धूमिल ने। अगली पंक्ति आती है, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। यह पंक्ति लिखी गई है रघुवीर सहाय जी के द्वारा। यह पंक्ति लिखी है रघुवीर सहाय ने। अगली पंक्ति है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह पंक्ति लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ काव्य रचनाएं हैं जिनको कि उनकी प्रकाशन काल के साथ सुमेलित करना है। पहली काव्य पंक्ति है काव्य रचना है जूही की कली, ये कि निराला जी की काव्य रचना है। तो इसका प्रकाशन वर्ष बताना है और प्रकाशन वर्ष है 1916। जूही की कली निराला जी की रचना है, तो 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। फिर आती है भारत भारती और इसका प्रकाशन वर्ष है 1912। प्रिय प्रवास रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1914 और प्रथम रश्मि जो रचना है इसका प्रकाशन वर्ष है 1919। ठीक है, तो इस प्रकार इनका रचना काल है। अगला प्रश्न है, जन्मना कवि रचना है, जन्मना कवि प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। XXXX घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उनके बाहर भी झांक लेते हैं। ठीक है, बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? कथन किसका है? बच्चन सिंह का। किसके बारे में उन्होंने यह कहा है, यह बताना है आपको। तो ऑप्शन दिए गए हैं, मुक्तिबोध है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, त्रिलोचन है या फिर नागार्जुन है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन। एक घुमक्कड़ के रूप में जाने जाते हैं नागार्जुन, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।